हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस यानी YCC। तो चलिए आज क्लास 11th का हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 चल रहा है आप लोगों का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी कुछ है जानना है हम लोगों को पूरे रीजन के साथ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्योंकि ये आप लोगों ने जान लिया है कि आयोनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब दो अपोजिट आयंस आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन पावर जितना ज़्यादा होगा, जैसे आपने सॉलिड में पढ़ रखा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण सॉलिड सॉलिड होता है, वही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा लूज हो जाता है तो लिक्विड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेते हुए आप समझेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, ठीक है, विच कांट बी सेपरेटेड ईजिली, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं ईजिली। दस दे आर क्या होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज उसका, या करेक्टरिस्टिक बोलेंगे जो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्सेज। इंटर आयोनिक फोर्सेज मतलब आयंस के बीच में जो फोर्स काम करता है। द आयोनिक कंपाउंड्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि देखिए क्या है, अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्योंकि उसको अनस्टेबल करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, या उसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, उस बॉन्ड को लूज करने के लिए आपको एनर्जी देना होगा ज़्यादा। तो एनर्जी मान लीजिए जैसे अब ऐसे ऐसे है बॉन्ड बना हुआ, तो आप जब एनर्जी देंगे धीरे 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 ये बॉन्ड लूज होगा, और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर इस बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे और क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इंटर आयोनिक फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इस वजह से दे आर नॉन वोलाटाइल। चूँकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वोलाटाइल नेचर का ये नहीं होता है। कारण कि जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो जब मेल्ट करेगा तब तो वोलाटाइल होगा, है ना, ये चीज़ है। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टीज़ हो गया कि दे आर नॉन वोलाटाइल। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे हम लोग देखेंगे क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि आपने ये भी जानकारी आपको होगी कि मतलब हम लोग पढ़े हैं हुए होते हैं पहले से भी, कि सेम डिजॉल्व सेम, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि एक समान, जैसे पोलर अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, है ना, मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। ये एक थ्योरी है कि लाइक्स डिजॉल्व लाइक्स, मतलब एक समान समान को डिजॉल्व करता है, एक जैसा। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड है, यानी पोलैरिटी उसके अंदर होता है। क्योंकि पोलैरिटी का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप NaCl की बात करते हैं, NaCl, तो N पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो प्लस माइनस चार्ज के कारण इसी प्लस माइनस चार्ज का ही नाम है पोलैरिटी, पोलर हो जाना पोलैरिटी होता है। यानी पॉजिटिव निगेटिव का डेवलपमेंट जहाँ हो जाए उसको पोलैरिटी कहते हैं। ऐसे आगे चल के आपको पोलर नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ना भी है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोलर सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट प्लस और माइनस में टूट सकता है वो उसी में आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होगा। तो क्या है, एक्चुअली इन सच सॉल्वेंट्स द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद द आयंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बात आ रही समझ में कि वैसे सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करता है विद द आयंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आप सॉलिड डाल रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव आयन है, और सॉल्वेंट में भी टेंडेंसी है कि वो पॉजिटिव निगेटिव आयन है। तो वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है। उसके बाद एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट
ऑफ इट। उसके कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। आपने जाना है कि जब दो अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़, पिछले क्लास में मैंने बताया है। जब आपको देखिए आप जब क्लास करें तो पूरी तरह से एकदम माइंड सेट करके रखें कि पढ़ रहे हैं, तो उसको हर एक चीज़ को एकदम अंदर तक जाके समझिए, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा कि क्या यहाँ पे जो लिखा गया कि एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि आयन्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उसके वजह से देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, इफ़ वाटर इज सॉल्वेंट देन एनर्जी रिलीज इज नॉन एज हाइड्रेशन एनर्जी और इंथैल्पी। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी का स्पेशल नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन बोले या हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक खास बात थी जिसके कारण यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि कोई क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, तो आपको उसके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो द एनर्जी रिलीज्ड ओवरकम्स द इंटर आयनिक फोर्सेज एंड आयंस दस गेट सेपरेटेड एंड गो इनटू द सॉल्यूशन। अब क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होता है सॉल्वेंट के आयंस और सॉल्यूट के आयंस में जो इंटरेक्शन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करता है, इंटर आयोनिक फोर्स को कमज़ोर कर देता है और आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सेपरेट हो जाता है और आयंस में घुल जाता है। बात आपके समझ में आई कि तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डालेंगे तो पोलर सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का जो सॉल्यूट है आपका वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स का इंटर आयोनिक फोर्स को कमज़ोर करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी आयन में टूट जाएगा। इतनी सी बात है इसमें। आपको थोड़ा जैसे एक बारी सुने, दो बारी सुने, आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है, लेकिन किस स्टेज में, मॉल्टेन स्टेज में या फिर लिक्विड स्टेज में करता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। तो देखिए दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट they are good conductors of electricity in the fused or in aqueous state because electrical conductivity of ionic compounds is due to the movement of ions। movement of ions के कारण कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पे जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो मूवमेंट ऑफ आयन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है ये, यानी बहुत हाई इंटर आयोनिक फोर्सेस काम करता रहता है, जिसके कारण सॉलिड स्टेट में आयंस ब्रेक नहीं करेंगे, और जब आयंस ब्रेक नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। लेकिन जब मॉल्टेन स्टेज में होता है या फिर सॉल्यूशन जब आप उसका तैयार कर देते हैं तो उसका आयंस ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जबकि इन aqueous सॉल्यूशन इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, तो यही आंसर है उसका, क्योंकि aqueous सॉल्यूशन में क्या होता है, वो ब्रेक इनटू आयंस Na+ और Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी करता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जानकारी हुई आपके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है हम लोगों का आयोनिक रिएक्शन। देखिए आयोनिक कंपाउंड टेक पार्ट्स इन आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन में भाग लेता है आपका आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। उसको करने के लिए किसी तरह का ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, आप मिक्स करेंगे और रिएक्शन पल भर में हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक रिएक्शन जैसे आप पढ़ेंगे, जब अभी बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, जब आगे आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। तो जब फास्ट रिएक्शन हो रहा है
इट मीन्स कि आयोनिक रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, द आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू आयंस which are formed in the solution. Therefore, these take parts in ionic reaction which are very fast and don't require any specific condition. किसी भी तरह के स्पेसिफिक कंडीशन का नीड उसको नहीं होता है, बहुत फास्ट होता है रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, NaCl और AgNO3 को रिएक्ट कराइएगा तो वो फट, जैसे ही दोनों को ऐड करके मिलाइएगा, जैसे सेक कीजिएगा, बस AgCl वाइट PPT प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl आपको दे देगा, फटाक से रिएक्शन होता है। आप जैसे इन दोनों केमिकल को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन फटाक से हो जाता है। तो ये प्रूव करता है कि ये आयोनिक रिएक्शन है, क्योंकि आयोनिक रिएक्शन के अलावा कोई और रिएक्शन होगा तो उसको होने में वक्त लगता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको 72 घंटा 48 घंटा लगता है, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको जो केमिकल काइनेटिक्स है पढ़ना, केमिकल इक्विलिब्रियम है पढ़ना, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है बच्चे। आप कहीं भी कंफ्यूज मत हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अभी आप बढ़िया से ढंग से एब्जॉर्ब कीजिए अपने अंदर कि क्या क्या बताया जा रहा है। और जब आप ओवरऑल पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आ जाएगा। तो ये था आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ कि वो कैस अगर सॉलिड है तो क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन सॉलिड मॉल्टेन स्टेज तो क्यों करता है, वो बातें बताई गई आपको। या फिर ये बताया गया कि पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों डिजॉल्व होता है। इससे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होता है, क्यों होता है। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई, कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दिया गया। अब देखिए आयोनिक कंपाउंड के बारे में जो कुछ भी था मैंने बता दिया। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए याद से, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फटाक से। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना है ना, थ्योरी पढ़ते पढ़ते मन थक जाता है, तो इसलिए हम लोग अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे इसका। ओके, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।